मेहनत इतनी करो आपके जीवन का लक्ष्य लक्ष्य नहीं, आपके जीवन का हिस्सा लगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about world history NCERT class 9th. So today we will discuss about French Revolution part 6. तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अब तक हम लोगों ने अपने फ्रांस रेवोल्यूशन से यानी कि फ्रांस की क्रांति से 5 भागों को पूर्ण कर लिया है। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सब लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दास प्रथा के बारे में, यानी कि फ्रांस में एक तरीके से जो दास प्रथा का उन्मूलन था वो किस तरीके से हो रहा था, यानी कि दासों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था और उसको किस तरीके से ख़त्म किया गया। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, तो दास प्रथा का उन्मूलन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो फ्रांसीसी उपनिवेशवादों में दास प्रथा का एक तरीके से उन्मूलन था वो जोकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारकों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनेक्स, गॉर्डेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील चीनी एवं कॉफ़ी जैसी जो है वस्तुएं उनके आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपीय की अनिच्छा का मतलब था कि बागानों में श्रम की कमी। तो इन कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। तो देखिए, त्रिकोणीय दास व्यापार उसे कहा जाता है जब ये जो अमेरिका और आपका अफ्रीका और यूरोप के जो देश थे, इन तीनों देशों के बीच दासों के द्वारा जो था वो व्यापार किया जाता था। यानी कि अमेरिका के दास यूरोप आते थे, यूरोप के दास जो थे वो अफ्रीका जाते थे। तो इस तरीके से ही व्यापार जो था वो चलता रहता था। तो इसे एक शब्द दे दिया गया, त्रिकोणीय दास व्यापार। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए, तो दास व्यापार जो था एक तरीके से 17वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ था। तो फ्रांसीसी सौदागर बोरोंदे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहाँ से वे स्थानीय सरदार से दास खरीदते थे और दासों को दाग कर हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कोरिबियाई देश तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था, जहाँ दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। तो बोदे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बनाए। तो फिर हुआ क्या कि 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। तो नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। तो परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया। लेकिन अंततः सन 1794 में यानी कि 1794 में कॉन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून जो है वो पारित कर दिया और इस कानून पर एक छोटी सी अवधि तक ही लागू कर दिया। तो 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी और बागान मालिकों ने अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निगरो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। फिर तो देखिए, सबसे पहले दास प्रथा को हटाने के लिए कब पारित किया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा? तो 1794 में। फिर उसके बाद नेपोलियन ने फिर से ये दास प्रथा शुरू कर दी थी और फिर से हटाई गई थी 1848 में। तो एक तरीके से दास प्रथा देखो गलत तो थी ही, क्योंकि उसमें व्यक्तियों के जितने भी एक मूलभूत अधिकार थे वो सभी छीन लिए जाते थे, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाया जाता था। तो ये होता था दास। तो देखिए, चित्र 14 में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया गया है। तो देखिए, तो चित्र 14 में दास मुक्ति। तो 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण दिया गया है, जो कि इसमें मनुष्य के अधिकार का अभिलेख करता है। तो गुलामों की मुक्ति, फ्रांसीसी महिला अफ्रीका एवं अमेरिका इंडियन दासों में यूरोपीय कपड़ा देकर अपने सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। तो देखिए, इसमें नए शब्द हमने कौन कौन से देखे। तो निग्रो। तो निग्रो का अर्थ होता है अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान में दक्षिण रहने वाले स्थानीय लोग। तो इनको निग्रो कहते हैं। ये अपमानजनक शब्द है जिसका अभिप्राय है इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखिए, तो इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता, एक तरीके से निग्रो जो शब्द है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी। तो एक तरीके से आप लोगों को पता ही होगा, किसी न किसी बात पर जो है वो फ्रांस में क्रांति किसी न किसी मुद्दे पर रहती ही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो थी जनता और समाज में
भेदभाव की स्थिति थी। तो उस भेदभाव की स्थिति को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन रहते थे, क्रांतियाँ रहती थी। तो उसमें हम देखते हैं कि रोज़ की जो ज़िंदगी है वो किस तरीके की रहती थी। तो चलिए देखिए, तो क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? तो सन 1789 से बाद में वर्षों के बाद में फ्रांस के पुरुष, महिला एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। तो क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। तो बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। तो देखिए, तो प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा को सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों की घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। तो परिणाम स्वरूप फ्रांस में हुआ क्या कि जो सरकार एक तरीके से शहरों में अखबार और परिचय पुस्तकें एवं छपी हुई तस्वीरों की एक तरीके से बाढ़ आ गई थी उस समय। तो जहाँ से वे तेज़ी से गांव देहात तक जा पहुँची, उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा उन पर टिप्पणी होती थी। तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, वर्तमान समय में भारत में एक तरीके से अनुच्छेद 19 के तहत भी रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्टर्स जो होते हैं हमारे देश में, यानी कि जो समाचार पत्र होता है, उसमें किसी भी चीज़ का जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि एक तरीके से पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार इनको होता है, यानी कि बोलने का अधिकार। तो प्रिंट माध्यम का उपयोग करके इस पक्ष में दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे और स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिक और दार्शनिक के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षित लोगों के लिए ही जो था वो संभव था। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि इतने ज़्यादा जो लोग थे उस समय शिक्षित नहीं थे। तो आपको पता ही था कि जो फ्रांस का एक तरीके से समाज बांटा गया था वो 3 लेवल में बांटा गया था, स्टेट्स 1, स्टेट्स 2 और स्टेट्स 3। और 3rd स्टेट्स में ही कुछ गिने चुने लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे और अधिकतम जो लोग थे वो कृषि से संबंधित थे। तो देखिए, तो चित्र 15 में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? देशभक्त कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जाता था। तो देखिए, तो ये मोटापा घटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके बारे में देखते हैं चित्र 16 में। तो चित्र 16 को आप ध्यान से देखिए, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? तो मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली रचित द्वारा एक चित्र। तो इस अध्याय में मरा के बारे में आपको यह याद होगा कि इर्द गिर्द जो मौजूद दृश्य का वर्णित किया गया है उसके लोकप्रियता के बारे में समझाइए। तो किसी सैलून से आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग का क्या प्रतिक्रिया होती होगी? तो देखिए, तो ये पेंटिंग जो है आप किस तरीके से देख पा रहे होंगे? तो एक तरीके से इसमें उत्साह जो है वो बनाया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से इसमें जो ये सभी लोग हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके सारांश के बारे में। तो सारांश में क्या बताने की कोशिश की गई है? पहले तो हम चित्र को समझ लेते हैं, क्योंकि चित्र को समझते ही हम इस पूरे पैराग्राफ को आसानी से समझ लेंगे। तो आल्प्स पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया एक चित्र, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए भाई कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। कब घोषित किया था? 1804 में। तो उसने पड़ोस में यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। तो नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अधिगत मानता था और उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसका जनता और स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में, यानी कि 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और यूरोप के बाकी हिस्सों से मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। तो देखिए,
तो इस सारांश में हमने ये जाना। और फिर हुआ क्या कि जो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार थे वो फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत बन गए। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैल गए और इसी कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ और उपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्रीय राज्य की स्थापना और आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने पढ़ा था। तो राजा राम मोहन राय ने एक तरीके से किस प्रथा को ख़त्म किया था, जो हमारे यहाँ पर सती प्रथा थी। तो सती प्रथा को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल राजा राम मोहन रॉय का रहा था। तो इस तरीके से आंदोलनों को बढ़ावा देकर किस तरीके से देश में शांति स्थापित की जा सकती है, तो इसमें हमने ये देखा। और फ्रांसीसी क्रांति में हमने पूरे संपूर्ण देश को देखा कि किस तरीके से संपूर्ण देशों में स्वतंत्रता और एक तरीके से समानता का उदय जो था हुआ। तो इसमें देखिए, तो बॉक्स में भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो राजा राम मोहन उस समय के यूरोप में फैल रहे विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जुलाई में क्रांति की उसकी कल्पना की नई धार दी। तो फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते। हालांकि ये दुर्घटना के कारण उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे और लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में उनकी जिद करने लगे कि उनकी क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाई जाए। तो सुबोरम सरकार के द्वारा ये नोट्स लिखा गया है जो कि 1946 का है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं जो यूपीएससी मेंस की परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में पूछा जाता है। तो विश्व इतिहास से फ्रांस रेवोल्यूशन से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से आपको उसकी व्याख्या करनी है, तो मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में शब्द लिमिट यानी कि वर्ड्स की जो लिमिट है वो दी होती है। पहला तो आपको उस वर्ड्स की लिमिट को नहीं तोड़ना। ये नहीं है कि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा आता है और आपको बताया गया कि 250 वर्ड्स में उसको लिखना है और आपने एक तरीके से आप 300 वर्ड्स में लिख दिया और 400 वर्ड्स में लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको इंस्ट्रक्शन का पालन करना है पहले तो, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है जो कि 2019 में सामान्य अध्ययन में पूछा गया था। तो इसमें पूछा क्या गया था, देखिए, स्पष्ट कीजिए कि जो अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति में आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं हैं वो किस प्रकार निर्मित की गई हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसके लिए 15 अंक थे, यानी कि 15 अंक जिसके लिए निर्धारित किए गए थे और 250 वर्ड्स यानी कि 250 शब्द में इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना था। तो देखिए, इसमें करना क्या होगा, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे कि जैसे कि विश्व इतिहास में अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को जो है एक आधारभूत युगारंभ के रूप में संदर्भित किया गया। तो इन्होंने शासन की पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और शासित राष्ट्रों के लिए आधुनिक आदर्श स्थापित किए। फिर हमें इसके बारे में बताना है कि आधुनिक विश्व में अमेरिकी क्रांति का योगदान और आधुनिक विश्व में फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। तो इन सभी को हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे कि क्या क्या योगदान जो थे वो इनके रहे थे। तो देखिए, तो फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान रहा था, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जन्म इसने दिया। फिर फ्रांसीसी क्रांति ने चर्चे की संप्रभुता, निरंकुशता और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया और परिणाम स्वरूप ज्ञानवर्धक का महत्व को बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से आपको पूरे इस क्वेश्चन की व्याख्या करनी है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको अपने उत्तर का जो है वो लेखन करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।